और कोई क्वेश्चन बेसिक्स में अभी तक सबको ये क्लियर होना चाहिए कि बेल क्यों होती है, कैसे होती है, श्योरिटीज क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, ये तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको, राइट। आई होप नोबडी हैज, आई थिंक नोबडी हैज अ क्वेश्चन है। तो अब क्या होता है, ये पेपर्स जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये कुछ कागज होते हैं जो हमें पूरा सेट बना के देना होता है कोर्ट में। ये जब सेट पूरा का पूरा जाएगा, इसके अंदर सारे लूप होल्स कवर किए गए हैं, कोई घपला नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। सो ये हमें सेट पूरा का पूरा बना के देना होता है, एंड वंस वी सबमिट दिस सेट विद एवरीथिंग फिल्ड अप अकॉर्डिंगली, देन द पर्सन इज रिलीज्ड। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एप्लीकेशन। ये जो आप अपने सामने पहला डॉक्यूमेंट देख रहे हो, दिस इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, और ये एप्लीकेशन कौन बना के देता है? जिन लोगों ने यहाँ पे साइन करे हैं, माने जमानतियों ने साइन करे हैं कि हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जो भी बंदा हमारा अंदर है उसको प्लीज छोड़ दो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एफिडेविट्स बनाने होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, शपथ पत्र। शपथ पत्र, मैं सशपथ निम्न कथन करता हूं, ऑन ओथ, ये एफिडेविट है, राइट। सो दूसरी चीज आपको एफिडेविट बनानी पड़ती है। जो भी जमानती होते हैं, दे हैव टू सबमिट देयर एफिडेविट्स दैट दे आर ऑन ओथ टेलिंग दैट वी आर हियर एज श्योरिटीज फॉर सो एंड सो पर्सन। एंड ये जो हमने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम डिपॉजिटिंग सो एंड सो, अपना मैक्सी ट्रक दे रहा हूँ, 5G एक्टिवा दे रहा हूँ, ये मैं ऑन एफिडेविट ओथ पे बताता हूँ कि सर ये मेरा ही है, मैं इसका ओनर हूँ। दिस इज वॉट द एफिडेविट इज फॉर। सो एक आदमी का एफिडेविट और फिर उसके बाद दूसरे आदमी का एफिडेविट, क्योंकि इस केस में दो श्योरिटीज लगे थे। ज्यादातर पॉक्सो वगैरह के केसेस में दो श्योरिटीज लगते ही लगते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां पे ये मैजिस्ट्रेट चेक करता है कि इन लोगों ने अपने बॉन्ड सही से भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो ये बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर एफिडेविट, फिर बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड हो जाता है पूरा फिल, उसके बाद हम अपनी इनकी आइडेंटिटी प्रूफ लगाते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ लगाने के बाद हम गाड़ी के कागज लगाते हैं। जो भी आपने गाड़ी लगाई है, जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे, जो भी आपने सिक्योरिटी रखी है अपनी तरफ से जब्त होने के लिए, वो उसके कागज लगाए जाते हैं। और वो कागज लगने के बाद, ये सारी चीजें कागज और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं। उसके बाद ये ऑर्डर होता है, इसको कहा जाता है ऑर्डर टू द पुलिस। ऑर्डर टू पुलिस। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट एवरी फॉर्मेलिटी हैज बीन डन, देन दैट मैजिस्ट्रेट विल फिल अप दिस फॉर्म एंड सेंड इट टू द पुलिस कि देखो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ये इन्होंने सारी चीजें फिल कर दी हैं, तो अब इनको छोड़ दिया जाए, जेल से छोड़ दिया जाए। ठीक है, जेलर को। इसी को परवाना कहते हैं। परवाना, परवाना जाएगा तो बंदा छूट के आएगा। और जब परवाना जाता है तो ये एक खाली बॉन्ड भी जाता है। ये एक बॉन्ड खाली जाता है ताकि जो आदमी जेल में है, द वन हु इज इन द जेल, ही विल फिल दिस अप। क्योंकि उसने भी तो अपना पर्सनल बॉन्ड देना है ना, कि मैं भी तो कोर्ट के सामने आऊंगा, सिर्फ इन दोनों की थोड़ी ड्यूटी है कि मेरे को उठा के लेके आएंगे गोद में। तो ये एक खाली बॉन्ड भी भेजा जाता है कोर्ट में, सो दैट द पर्सन हु इज इन कस्टडी विल फिल दिस बॉन्ड अप एंड देन ही विल बी रिलीज। उसका ये पर्सनल बॉन्ड हो जाएगा। Anybody, any question on the list of documents that we have put up for a bail bond to be prepared? Just a quick review of documents: application, bond, and Application, affidavit, identity, bond, परवाना। ठीक है, इसके साथ इसमें एक एक और आएगा जो होता है रिपोर्ट। पुलिस की रिपोर्ट होती है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये भी लगती है इसमें। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे लगती है वो। ठीक है, सो ये सारी चीजें लगती हैं।
एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? आई सॉ वन हैंड रेज, फिर उसके बाद वो हाथ अपने आप नीचे हो गया था। चलो एनीवेज वील डू दिस नाउ। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वील जस्ट टेक 10 मिनट्स ऑन दिस एंड देन वील स्टार्ट विद आईपीसी इंडेक्स, ठीक है? जो भी लोग इसको देखने में बोर हो रहे होंगे, दे विल फाइंड एस्केप इन 10 मिनट्स। सो क्या लिखा होता है सबसे पहले एप्लीकेशन पे कि न्यायालय श्रीमान, हम यहाँ पे किसके सामने आए हैं? फर्स्ट एसीजेएम के सामने आए हैं। वैसे तो ये पॉक्सो का, ये मैंने पॉक्सो वाला पेपर नहीं लगाया ऊपर, ये मैंने दूसरी कोर्ट का लगाया था, सो दैट आई कैन शो यू कि मैं कि मैजिस्ट्रेट के साइंस वगैरह कैसे होते हैं। तो ये मैजिस्ट्रेट की मोहर लगती है यहाँ पे। तो नॉर्मली अगर हम पॉक्सो के ट्रायल के बारे में बात करें तो यहाँ पे पॉक्सो के ऑफेंसेस भी लिखे होंगे, और यहाँ पे ऐसे लिखा होगा SST 54 83 या जो भी नंबर होगा। SST का मतलब होता है स्पेशल सेशंस ट्रायल। तो पॉक्सो का केस, एनडीपीएस का केस, ये सारे होते हैं स्पेशल सेशंस ट्रायल। और जब हम नॉर्मल सेशंस ट्रायल की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ ST लिखा होता है, ST 54 83 ऐसा कुछ भी लिखा होगा। इस केस में हमारा नंबर था 73, ठीक है? सो इस तरह से लिखा होता है पहले कोर्ट का नाम, फिर जो पार्टीज हैं उनका नाम लिखा होता है, कौन से साल का है वो लिखा होता है, कौन सी धाराओं में आता है वो लिखा होता है, कौन सा थाना है वो लिखा होता है, ठीक है? वंस दिस इज रिटन देन वी से महोदया, सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त वाद में हम जामीनान, जामीनान हमें सर ने पहले ही बता दिया कि जामीनान होते हैं जमानती, जमानती, ठीक है? श्योरिटीज होते हैं जामीनान। अभियुक्त, अभियुक्त माने अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, हुएवर इज द अक्यूज्ड, और उनकी पत्नी जो भी है, उनके पिता जो भी हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, रेजिडेंट ऑफ, उपरोक्त की जमानत देने को तैयार हैं, तथा उपरोक्त माने जो ऊपर लिखा है, ऊपर, ऊपर उक्त, ये दो चीजों से बनता है, ऊपर प्लस उक्त। तो ऊपर जो भी जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उसकी जमानत देने के लिए हम तैयार हैं, तथा हमारी हैसियत जरे जमानत, हैसियत हम सब जानते हैं क्या होती है, औकात, और जरे, जर का मतलब होता है मनी, पैसा, जरे जमानत माने जर ए जमानत, ठीक है? तो जैसे बोलते हैं मुगल ए आजम माने मुगलों के आजम, वैसे ही जर ए जमानत माने हमारी हैसियत जरे जमानत से बहुत अधिक है। जमानत के लिए कोर्ट ने जितना भी पैसा फिक्स किया है, जितना भी अमाउंट फिक्स किया है, जितना भी मनी जर फिक्स किया है, उससे हमारी हैसियत बहुत अधिक है। हमारे शपथ पत्र साथ नत्थी हैं, नत्थी का मतलब होता है अफिक्स्ड, साथ में संलग्न है, संलग्न। सो हमने, हमारी हैसियत बहुत ज्यादा है, हमने अपने शपथ पत्र एफिडेविट्स लगा दिए हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी गणों की जमानत पर अभियुक्त को रिहा फरमाने की आदेश देने की कृपा करें। रिहा को हम जानते हैं, रिहा क्या होता है, रिहाई कर देना, ठीक है? तो ये हो गया। फिर नीचे हम यहाँ पे जामीनान जो जमानती होते हैं उनके नाम पता वगैरह लिखते हैं और उनसे साइन करवा लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके साइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख दी जाएगी। यहाँ पे हमारे प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जो भी उनके एडवोकेट होंगे उनका नाम लिख दिया जाएगा इस जगह पे। जैसे अगर आप एडवोकेट हो तो यहाँ पे लिखोगे प्रस्तुतकर्ता, जिसने भी प्रस्तुत किया है वो यहाँ पे लगा देगा। और फिर उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट इस सबको चेक करता है तो वहां यहाँ पे अपनी मोहर लगा देता है और बोल देता है पुट अप विद फाइल, ऐसे करके लिख देता है कि इसको फाइल के साथ लगा दो ताकि फाइल में इसका रिकॉर्ड बन जाए, ठीक है? किसी को कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन में, एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर? आई कैन नॉट सी एनीबडी ऑन वीडियो, एटलीस्ट मुझे गर्दन हिला के ही बता दो। ठीक है, श्रद्धा ने थम्स अप कर दिया है, गोपाल सर ने भी कर दिया है, शहूल सर ने भी कर दिया है, विवेक को पसीने आ रहे हैं। विवेक पसीने आ रहे हैं आपको, इतना हार्ड है? No, sir, it's somewhat humid here. अच्छा ओके, ठीक है। प्रशांत सर ने भी थम्स अप दे दिया है, तो हमें ग्रीन लाइट मिल गई है, लेट्स गो अहेड। ओके, सो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले। उसके बाद हम आ जाते हैं एफिडेविट पे। एफिडेविट्स हम सबने बनाए हैं, एफिडेविट अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। The language can be different, the format can be different. What is important is that you have to tell the court that you are, आप कसम खा रहे हो, you are solemnly affirming that so and so is true. Section 50
51 ऑफ आईपीसी चेक कर लो एक बार, सेक्शन 51 ऑफ आईपीसी फटाफट से। सेक्शन 51 है ओथ, ठीक है। ओथ कहती है, ओथ को ही शपथ कहते हैं, ओथ को हिंदी में शपथ कहते हैं, ठीक है। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेम एफर्मेशन, माने यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओथ में क्या क्या आता है? इट्स अ सोलेम एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ, जिसको लॉ ने कहा है कि चलो शपथ, एक्चुअली शपथ करने की जगह आप सोलेम एफर्मेशन भी कर सकते हो। एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर वो बनाने को बोली गई है, और टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ, प्रूफ के लिए यूज होती है, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो, या आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में हो, या आप किसी और विभाग में हो, कहीं पे भी उसे यूज किया जा सकता है जहां पे भी उसकी जरूरत हो एज पर द लॉ, ठीक है। ओथ ये होती है। अब हम आ गए शपथ पत्र पे, ठीक है। शपथ पत्र में हम फिर से लिखते हैं न्यायालय, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल स्पेशल जज पॉक्सो देहरादून। ये था हमारा केस SST 73, ठीक है। 2021 का केस है, नाम पते मैं भूल जाता हूँ इनको, चलो ठीक है। फिर इसके अंदर आपके सेक्शंस लिख देते हैं कि आपका क्राइम नंबर, ये क्राइम नंबर क्या होता है? ये आपका जो FIR पे नंबर होता है ना, वो क्राइम नंबर होता है। जब FIR कटती है, माने ये 2021 की 207वीं FIR कटी थी, सो क्राइम नंबर 207 ऑफ 2021 हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, धाराएं कौन कौन सी लगी? 363 लग गई, 366A लग गई, ये सारी आप आईपीसी में साथ साथ चेक कर सकते हो। 120B लग गई, 16 एंड 17 ऑफ पॉक्सो लग गई। कौन सा ये लगा है? पुलिस स्टेशन, तो सॉरी, हाँ पुलिस स्टेशन कौन सा लगा है? पुलिस स्टेशन भी हमने लगा दिया, और किसका पुत्र है वो सब भी लगा देंगे, ठीक है। फिर हम शपथ पत्र लगाते हैं कि जो भी इंसान है वो शपथ खा रहा है, ठीक है। शपथ पत्र किसका है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, वो निवासी कहाँ का है वो भी लिख देंगे, रेजिडेंट ऑफ। फिर वो कहता है मैं सशपथ निम्न कथन करता हूँ, सशपथ निम्न कथन करता हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई सॉलेमली एफर्म। आई सॉलेमली एफर्म आपने जब आप प्लेंट डालते हो तब भी लिखते हो। जब एक प्लेंट डाली जाती है, अ प्लेंट इज अ लाइफलेस डॉक्यूमेंट अनलेस एंड अंटिल यू हैव पुट एन एफिडेविट विद इट, राइट। until and unless there is an affidavit with a plaint, plaint के रूल्स में लिखा गया है, ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 ऑफ CPC, आई थिंक इट इज रूल 19 और समथिंग, की वेरिफिकेशन 16 और 19, जिसमें वेरिफिकेशन और एफिडेविट जरूरी होता है। तो वहां पे भी आप लिखते हो आई सॉलेमली एफर्म दैट एवरीथिंग रिटन इन पैरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, ये सारी चीजें इज बेस्ट ट्रू टू माई नॉलेज, एंड बाकी जो सारे पैराग्राफ्स हैं वो मेरे वकील साहब ने मुझे बताए हैं, इसलिए इस पे लिखे गए हैं, एंड हियर इज माय साइन, आई एम द वन हु इज ब्रिंगिंग दिस सूट। वकील साहब अपनी मर्जी से नहीं आ गए कोर्ट में, सो आप ये बता देते हो शपथ पत्र में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, द पर्सन इज सेइंग मैं शपथ सशपथ निम्न कथन करता हूं, यह कि मैं न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त, जो भी अभियुक्त है, जमानत देने को तैयार हूं, उसकी आप जमानत देने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू बिकम अ श्योरिटी, और मेरी हैसियत तलब की गई जमानत की धन राशि से काफी अधिक है। जो भी आपने तलब करा है, तलब माने बुलाना, टू कॉल अपॉन, ठीक है। तो वट एवर यू हैव तलब्ड, उससे ज्यादा मेरी हैसियत है। आपने एफिडेविट पे बता दिया, ये आपने कसम खा ली। कोर्ट में जब ओथ होती है, जब आपको ये लिखना तो आपको तब होता है जब आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो, क्योंकि आप हर समय आप घर पे बैठे हुए जज को थोड़ी बुलाओगे कि मैं कसम खाना चाहता हूँ आपके सामने। जब आप घर पे करते हो तो आप ऐसे लिख के देते हो, वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट, वहां पे आप कसम खाते हो कि मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जो मूवी में होता है वो सच में होता है। कभी कभी तो इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग, जैसे एक केस था हमारा, उसमें देयर वाज अ पर्सन, उसने बड़े आराम से वो कसम वगैरह खा ली। उसके बाद व्हाट माय फादर डिड वाज ही सेड कि आपके कुल देवी और कुल देवता, तो कुछ कुल देवी जो उनके लोकल देवता देवी होते हैं वो तो सो एंड सो देवी है ना, आप उनकी कसम खाओ।
और वो बेचारे ने कसम नहीं खाई। उसने उनकी कसम नहीं खाई, और वहां पे काफी खेल खराब हो गया था उनका कोर्ट में। तो ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। लोगों को लगता है कुछ नहीं है, ओथ एंड ऑल दैट, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन एक्चुअली गो टू जेल। देयर आर प्रोविजंस, है ना। तो जैसे हमारी 313 की स्टेटमेंट होती है, वो बिना ओथ के होती है, आराम से जो मर्जी बोलो। मगर 315 की जो स्टेटमेंट होती है ना, उसके लिए हर एडवोकेट एकदम अच्छे से तैयार करके ले जाता है आदमी को। कुछ गड़बड़ हो गई तो गए, राइट। 315 और 313 ऑफ सीआरपीसी। सो मैं सशपथ निम्न कथन करता हूं कि ये न्यायालय के सामने मैं अभियुक्त का जमानती बनने आया हूं, और मेरी हैसियत जितना भी तलब करी गई राशि है उससे बहुत ज्यादा है। प्रशांत सर, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर, जो अफिडेविट का ऊपर जो गलत बोले तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक ओनली ना सर? सॉरी, एफिडेविट पे अगर कुछ गलत बोला तो? वो क्या बोलते हैं, उसको सजा मिलता है ना सर? हाँ हाँ, सजा मिलता है सर। उसके ऑफेंसेस हैं, हम आईपीसी पे आएंगे तो देखेंगे। अगर वो गलत साबित हो जाता है तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है उसके लिए। ओके ओके। उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। पर्जरी, पर्जरी का ऑफेंस होता है ये, ठीक है। कोर्ट में ओके आप झूठ नहीं बोल सकते, अगर झूठ बोला तो आप गए। ओके। सो ये सारी चीजें नोट भी होती हैं। देखो, जब आप 313 के बयान दे रहे होते हो ना, 313 जिसमें ओथ नहीं होती, तो जो भी बयान टाइप किया जा रहा होता है कोर्ट में, उसमें ये नहीं लिखते कि सशपथ बोला जा रहा है, उसमें डायरेक्टली आपके बयान लिखने शुरू कर देते हैं। बट व्हेन यू आर डिपोजिंग ऑन ओथ अंडर सेक्शन 315, तो बिफोर योर बयान्स आर रिटन, बिफोर योर स्टेटमेंट्स आर रिटन, ऊपर लिखा जाता है कि सशपथ जो भी इंसान है उसने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, और फिर उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज शपथ एंड यू आर प्रूव टू हैव बीन लाइंग टू द कोर्ट, देन यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड बाय द कोर्ट। उसमें हम आएंगे, ठीक है। सो ये हुई पहली लाइन। फिर होता है यह है कि मेरे पास निम्न संपत्ति है। अब आप अपनी संपत्ति के बारे में बताओगे, क्योंकि जब हाई कोर्ट से नीचे आती है ना बेल, तो हाई कोर्ट सिर्फ इतना काम करता है कि ठीक है इसको बेल दे दो। अब जब बेल नीचे आ जाती है, देन वी गो टू द लोअर कोर्ट एंड वी टेल देम दैट हाई कोर्ट हैज गिवन अस बेल, प्लीज फिक्स द अमाउंट ऑफ बेल। तो लोअर कोर्ट हमें बताएगी कि ठीक है, 50,000 के बेल बॉन्ड्स ले आओ, 30,000 के बेल बॉन्ड्स ले आओ, 80,000 के बेल बॉन्ड्स ले आओ। सो ये अमाउंट फिक्स कराने आते हैं। वो अमाउंट की एवज में जो हमें सिक्योरिटी रखनी होती है, उस सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, और व्हेन द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि दीज थिंग्स आर इनफ, देन दे विल अलाउ यू टू गो, और देन दे विल अलाउ द पर्सन टू बी रिलीज। नहीं तो तब तक नहीं आपको रिलीज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखते हो। अब हमारा जो केस था, इसमें 50,000 की बेल बॉन्ड सेट करी गई, बेल अमाउंट सेट किया गया था। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट द डेपोनेंट हैज अ बलेरो मैक्सी ट्रक रजिस्टर्ड अंडर नंबर दिस, मॉडल नंबर दिस, वर्थ रुपीज 6 लाख रुपए। अपार्ट फ्रॉम द अबव डेपोनेंट हैज हाउस होल्ड वर्थ रुपीज 5 लाख अप्रोक्स। ठीक है। तो हमने ये याद रखना कि हमने दो चीजें बनाई, एक अपनी गाड़ी और एक अपने 6 लाख के हाउस होल्ड। ये हर जगह लिख देते हैं, हाउस होल्ड हम हर जगह लिख देते हैं, ताकि कहीं पे भी कमी ना आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 50,000 की, आपने 50,000 का बॉन्ड है, आपने अपनी स्कूटी लगा दी 70,000 की, मैजिस्ट्रेट ले दे के बैठ गया कि भाई साहब स्कूटी तो आपकी 3 साल पुरानी है, इसकी तो वैल्यू जो है वो 40,000 के आसपास है, हम नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाउस होल्ड वर्थ रुपीज 5 लाख लिख देते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। एक बार लड़ाई हो गई थी, तो मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, इट वॉज माई फादर। सो उन्होंने फिर मैजिस्ट्रेट, अब जो थोड़ा बाल सफेद हो जाते हैं ये डांट देते हैं मैजिस्ट्रेट्स को। तो इन लोगों ने, उन्होंने मैजिस्ट्रेट को बोला कि, मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ये तो स्कूटी जो है ये 2-3 साल पुरानी है, और इसकी वैल्यू अब जो है वो 50,000 से नीचे है। तो ही एक्सप्लेन कि देखो, हम यहाँ पे बेचने नहीं आए हैं स्कूटी को, हम यहाँ पे वैल्यू लगाने नहीं आए हैं, हम बंदे को छुड़वाने आए हैं। अब उसकी 48,000 है या 52,000 है, उस पर अटका दोगे तो फिर बंदे को बेल नहीं मिलेगी। तो फिर मैजिस्ट्रेट वाज कन्विंस्ड एंड ही देन लेट द पर्सन गो। तो इतना भी करना पड़ सकता है कभी कभी। आयुषी, यू हैव अ क्वेश्चन? तो जैसे आपने कहा कि जो हम एविडेंस देते हैं ट्रायल के समय, उस पे हम ये नहीं लिखते हैं ऑन ओथ है करके। तो अगर उस पे कोई झूठ बोलता है जैसे, तो उसके लिए किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता ना, ये एविडेंस एक्ट का भी रूल है।
और लेकिन अगर 313 स्टेटमेंट में झूठ बोला तो पर्जरी लग सकता है। 313 और 315 एक बार आप चेक करो। 315 में ओथ होती है, 315 में होती है, 313 में होती है, एक बार चेक कर लेना। 313 में होती है कि जब वो स्टेटमेंट जो बोलते हैं कि अक्यूज्ड को उसकी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पूछा जाता है कि ये आपके अगेंस्ट बोला गया था, आपका क्या कहना है इस पे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो नहीं, 313 में ओथ नहीं होती आयुषी। नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड, आप उल्टा बोल रहे हो। सो 313 में ओथ नहीं होती, 315 में ओथ होती है। मैं क्लियर करूं क्या, कुछ थोड़ा सा मैं बोलूं। यस सर, गोपाल सर प्लीज। आयुषी 313 जो है ना, वो मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जिस जहाँ पे ट्रायल चल रही है, वहां पर मजिस्ट्रेट लास्ट में एक प्रोसेस है ये, उसके अंदर उससे पूछते हैं कि भाई तुमने ये जो किया है, जो भी तुम्हारे पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें तुम्हारे को कुछ कहना है। तो ये एक 1-to-1 डिस्कशन है जज साहब का और जो अक्यूज्ड है उसके बीच का। तो इस जो डिस्कशन होने की वजह से ये कभी ओथ पे नहीं आता। ये सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, वो पूछते हैं भाई तुमने ऐसा ऐसा किया है क्या, तुम्हारे सामने ये सब जितना प्रोसीजर हुआ है उससे तू सहमत है नहीं है, ये सारी चीजें उससे होती है। और 315 के अंदर क्या होता है कि वो खुद का विटनेस उसको देना पड़ रहा है, कहीं सेल्फ विटनेस हो रहा है वो कहीं कि मैं भी ऐसा है, उससे पूछा ऐसा है कि वो विटनेस है, यहाँ बंदूक रखी थी या नहीं रखी थी या क्या किया था, वो विटनेस अगर क्वेश्चन कर रहा है तो भी विटनेस की हर एक की जो है, जितने भी विटनेस कोर्ट में आते हैं उनकी सब की ओथ पे ही जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विटनेस की। मैंने कहा क्योंकि वहां पर 315 में वो विटनेस बन के आ रहा है, नहीं कि अक्यूज है। दिस इज द डिफरेंस। ब्यूटीफुली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आयुषी और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है। सो हाँ, विटनेस जब भी कोई चीज देते हैं उसको एविडेंस बोलते हैं ना, तो वो एविडेंस होता है। तो एविडेंस जब आप दे रहे हो तो, और अगर गड़बड़ एविडेंस दे रहे हो तो देन यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन अ मेस। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास 6 लाख के हाउस होल्ड हैं और उसके बाद हमारे पास मैक्सी ट्रक है। फिर यह है कि मेरी संपत्ति हर प्रकार के भार, बंधन या पाक से साफ है। माने मेरी whatever property that I have put in here in security, it has no encumbrance. Encumbrance नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। For example, if there's a scooty that I own, Activa that I own, और मैंने ये Activa पहले से मॉर्टगेज करी हुई है तो क्या मैं इसको श्योरिटी में लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, एज सिक्योरिटी नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि कोर्ट आगे जाके इसको बेचने जाएगी तो पहले तो इंश्योरेंस वाले या जहां पे भी मैंने मॉर्टगेज करा है वो खड़े हो जाएंगे कि पहला राइट हमारा है ना। तो यू हैव टू शो कि ये भी आपको एफिडेविट पे बोलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो एफिडेविट पे इसीलिए ऐसी चीजें ली जाती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे, इसलिए यहाँ पे आप सच सच लिखते हो। ठीक है, देन यह है कि मैंने इससे पूर्व अन्य कोई जमानत नहीं दी है और मैं अभियुक्त के हर तारीख पर पेश करता रहूंगा, अभियुक्त को हर तारीख में पेश करता रहूंगा। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि मैंने इससे पहले कोई जमानत नहीं ली है, बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड इन सम कोर्ट्स दैट सम पीपल कम एंड दे ऑफर देमसेल्व्स एज श्योरिटीज कि भाई मुझे 10-20 हजार रुपए दो, मैं तुम्हारा पड़ोसी बन जाऊंगा और तुम्हारी जमानत दे दूंगा। तो लोग ऐसे भी पैसा कमाते हैं बड़े सारे। तो ये एक लूप होल चेक है कि मैंने इससे पहले किसी की जमानत नहीं दी है, सो दैट देयर आर नॉट पीपल हु आर ऑन अ स्प्री दैट दे आर गिविंग श्योरिटी फॉर एवरीबडी। ठीक है, सो उस चीज को रोकने के लिए तो क्या होता है कि जब भी आपका, जैसे ये हमने आगे इनके पेपर्स लगाए ना, जैसे इनकी जो आरसी होती है, अगर आपने अपनी आरसी लगाई है तो इस आरसी पे यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि SST नंबर 73 कोर्ट में पॉक्सो में इसको सिक्योरिटी बनाया गया है। परमानेंट मार्कर से लिखा जाता है, यहाँ पे परमानेंट मार्कर से आपके ओरिजिनल पे लिख दिया जाएगा कि ये आप पहले से श्योरिटी बन चुके हो। तो ये चीज आप तब तक यूज नहीं कर पाओगे कहीं और जब तक आप इसको रिलीज नहीं करवा लेते। जब ये रिलीज होगा तो यहाँ पे लिखा भी जाएगा रिलीज्ड, कोर्ट इसको हटा देगी। हमारे केस में ये जो लड़की थी जो जमानती बनने आई थी, उसने पहले भी एक जमानत दे रखी थी मगर वो रिलीज हो गई थी। तो
उसने क्या किया था कि जब वो रिलीज हो गई थी तो उसने यहाँ से जो यहाँ पे नोटेशन करी गई थी उसको नखून से हटा दिया था, फाड़ दिया था। तो फिर मैजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं, पहले आप इसको पूरा ठीक करके लाओ, नया कार्ड बनवा के लाओ, एंड ऑल्सो शो मी द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन भी कोर्ट से लेनी पड़ती है दैट यू हैव बीन रिलीज्ड। तो रिलीज सर्टिफिकेशन जब आप लेके आओगे उसके बाद हम आपको जमानती बनने देंगे। तो 3-4 दिन का डिले इस चीज में भी हो गया था। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी मेटिकुलस अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू यूज एंड व्हाट सेट वी हैव टू मेक फॉर बेल, ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमने फिर मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ जी, ये जो जैसे किसी के जो श्योरिटी बनता है उसको पैसा, मतलब ही हैज टू हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो जैसे कोई घर बोलता है कि मेरे पास इतना बड़ा घर है और मैं इस घर में रहता हूँ, तो ये जो घर है जब तक कि ये केस खत्म नहीं होता तब तक के वो बेच नहीं सकते या मॉर्गेज नहीं कर सकते ना आगे। गोपाल सर कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, हाँ जी। मैं आयुषी के इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहता हूँ। आयुषी, ये सिर्फ फोटोकॉपी लगती है, इसमें कोई तरह का ओरिजिनल पेपर नहीं लगता। पहली बात बता, आप इसको कभी भी बेच सकते हो, कभी भी कर सकते हो। आपकी मोटरसाइकिल भी आपने अगर जमानत पर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटरसाइकिल बेच नहीं सकते। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में भी तो खत्म हो सकती है। आपने एक मोटरसाइकिल या मैंने एक कार दी किसी की जमानत में, उसके पेपर दिए फोटोकॉपी, 3 दिन बाद में एक्सीडेंट हो गया, मेरी कार की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा? तो इसी तरह आपका गया, आपको इंटीमेट करना है कि सब वो जो कार है वो एक्सीडेंट में खत्म होगी। और अगर आप इंटीमेट करना चाहते हो तो वो भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। शर्त यह है कि वो बंदा अगर नहीं आता है जिसकी आपने जमानत ली है, तो आपको प्रोएक्टिवली बताना है कोर्ट को जाके कि साहब वो नहीं आ रहा, मैं आ गया हूँ, मेरी ये जमानत पहले दी थी, ये जमानत नहीं चल रही क्योंकि वो खत्म हो गई कार, मैं दूसरी जमानत दे देता हूँ, या फिर को चेंज कर लो सर। अटेंडेंस हो रही है कोई नहीं पूछता है। अगर उसकी रेगुलर अटेंडेंस आ रही है विक्टिम की, अक्यूज्ड की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर बेचिए, गाड़ी बेचिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बट आई वुड ऐड, फोटोकॉपी लगती है। हाँ आई वुड ऐड गोपाल सर कि वैल्यू जब, जो है, हाँ जब भी हम जैसे आरटीओ के कागज लगाते हैं ना, तो उसमें ऊपर लिख दिया जाता है कि सो एंड सो केस में इस पे सिक्योरिटी दी गई है, तो वो ओरिजिनल पे होता है। तो जब अगर आप बेचने वगैरह जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मगर यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट एंड गेट योरसेल्फ डिस्चार्ज्ड। नहीं है राघव जी, मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है, क्योंकि सर वो हमारे जमीनें महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं लिखते ओरिजिनल पे। कोर्ट टू कोर्ट सर डिफर करता होगा। महाराष्ट्र में अगर फोटो मैक्सिमम है ना, रेशन कार्ड के ऊपर पीछे थप्पा लगाया जाता है मैक्सिमम। ओरिजिनल गाड़ी के इसके पेपर पे नहीं है, इवन जो अपना एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, उस पे नहीं। आपका जो सिक्योरिटी पर्सन है उसका सिर्फ रेशन कार्ड के पीछे ठप्पा लगाया जाता है, क्योंकि ये बाकी सर कोर्ट टू, ये दिस मस्ट बी अ कोर्ट टू कोर्ट डिफरेंस। टू कोर्ट वैरी हो सकता है सर, या ये इवन स्टेट very टू स्टेट वैरी हो सकता है। स्टेट टू स्टेट है, और उस प्रोसीजर जो लिखे हुए हैं ना सर, वो हाँ। प्रोसीजर जो स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसीजर बने होते हैं उनमें सब लिखा होता है। हाँ लिखा जैसे होता है। हाई कोर्ट का प्रोसीजर बना है वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसीजर बने होते हैं, उस प्रोसीजर में सब मेंशन होता है आपको क्या देना है, कैसे इंटीमेट करना है। राइट राइट राइट। तो यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड की बात करो या एटलीस्ट देहरादून की बात करो, तो आपकी आरसी पे तो ओरिजिनल आरसी पे लिख दिया जाता है, और वो भी परमानेंट मार्कर से कि भाई साहब आप इस केस में सिक्योरिटी या श्योरिटी डालिए, क्योंकि 2-4 बार तो मैं डाल चुका हूँ एंड दिस हैपेंस। ठीक है। सो नाउ तो स्मार्ट कार्ड्स आ रहे हैं, सो पेपर वाला आरसी एटलीस्ट महाराष्ट्र में बहुत सी जगह एबॉलिश हुआ है। अभी मैक्सिमम तो स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं, तो स्मार्ट कार्ड का निकालना भी दैट इज नॉट दैट मच टास्क, हार्ड टास्क है। वो तो थिनर या मार्कर से, जो मार्कर का है वो निकल जा सकता है। हाँ हाँ। तो पेपर का होता है तो वो रब करने के बाद वो दिखाई देता है कि इसमें कुछ इशू किया हुआ है, और अगर स्मार्ट कार्ड है तो आई डोंट थिंक सो वहां लिखा जा सकता है सर। हमारे यहाँ पे लिख देते। चलो ठीक है। बेसिकली आप तो महाराष्ट्र में हुए ना आयुषी, तो आपके यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लिखा जाएगा। सर ठीक है। गोपाल सर का कहना है कि जो मतलब वो अगर नहीं आ रहा है तो दिस पर्सन हैज टू कम एंड टेल द कोर्ट कि दिस पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ, उसको शो कॉज दिया जाता है। अगर नहीं आता है कोई तो उसको एक शो कॉज दिया जाता है कि आप बताओ कि आपकी जो भी जमानत है वो जब्त क्यों ना करी जाए। तो
वो अपने आप कोर्ट में पहुंचता है और बताता है कि सर मेरे बस का नहीं है, वो नहीं आ पा रहा है, तो आप या तो डिस्चार्ज कर दो, या जो भी कोर्ट करना चाहे फिर वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कर सकती है। ओके, क्योंकि मैंने एक केस में देखा था जहाँ श्योरिटी को भी उन्होंने जेल में डाला था, तो ये भी हो सकता है। आप प्रोविजंस चेक करो ना, आप 440 के बाद के प्रोविजंस एक बार आप ये सारी चीजें देख लोगे ना स्क्रीन पे, इसके बाद जब आप 440 से लेके 449 तक आज रीडिंग करोगे, एक बार रीड कर लेना, तो आप रिलेट कर पाओगे और आप समझ जाओगे सारी चीजें कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट्स गो अहेड। फिर हमने इन दोनों के शपथकर्ताओं के हमने ये लगा दिए, शपथ करवा दी, इनकी एफिडेविट करवा दी है। नीचे हम जो एडवोकेट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये हम लोगों ने अपना नंबर वगैरह लिख दिया कि ऐसे ऐसे है। नाउ ये सारी चीजें, दिनांक वगैरह ये सारी चीजें हो ही जाती हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स पे, फिर यहाँ पे बॉन्ड बना दिए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं मैं नाम, ये जो भी बॉन्ड जो भी इंसान कस्टडी में है उसके नाम से बनाया जा रहा है। मैं नाम सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, इस धाराओं में आरोप में आरोपित हूं और मुझसे अपेक्षित किया गया है कि मैं इस बात को प्रतिभूति दूं कि उपयुक्त न्यायालय में तथा किसी अन्य न्यायालय जिसमें अनुसंधान, परीक्षण अथवा जांच अंतरित की जाए, सत्र न्यायालय में भी उपस्थित रहूंगा। सो बेसिकली द पर्सन हु इज इन कस्टडी इज सेइंग दैट यहाँ पे मेरे को आई हैव बीन ऑर्डर्ड दैट आई विल गिव अ प्रतिभूति माने सिक्योरिटी, दैट in any court that I am called to, I will come, I will be present, right? So ये कह दिया। Then you say मैं उक्त मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपेक्षित रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, और यदि मामला न्यायालय में परीक्षण के लिए भेज दिया जाए तो आहूता किए अपने को बाध्य करता हूं कि ऐसा न करूं, जाने पर अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देने के लिए उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित एवं उपसंजात होऊंगा तथा अपने को बाध्य करता हूं कि ऐसा ना करूं तो कितने रुपए, जो भी हमने जितनी भी हमने अमाउंट लगाई है 50,000 रुपए की धनराशि जब्ती के रूप में राज्य सरकार को दूंगा। सो ये पैसा आपसे उसी टाइम लिया नहीं जाता, आपसे सिर्फ बॉन्ड बनवाया जाता है। ठीक है, आपसे सिर्फ बॉन्ड बनवाया जाता है कि इतने इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे इफ समथिंग गोज रॉन्ग, the money remains with you. गोपाल सर, anything to add? ये 45 फॉर्म नंबर 45 सीआरपीसी के स्पेसिमेन में ये सारा फॉर्म दिया हुआ है जो आपने दिया है ना, फॉर्म नंबर 45 फॉर्म नंबर 45, ये सब लोग प्लीज चेक कर लेना। थैंक यू सर, ये हो गया। फिर उसके नीचे आप अपने जमानतियों के नाम लिख देते हो, सो एंड सो पर्सन, नाम जामीन उक्त सो एंड सो पर्सन के लिए, इसलिए कि वह अपने विरुद्ध अपराध का अनुसंधान, जांच अथवा परीक्षण के प्रत्येक दिन ऑनरेबल पॉक्सो जज जो है महोदया देहरादून के न्यायालय में तथा अन्य किसी भी न्यायालय में अनुसंधान, जांच अथवा परीक्षण को अंतरित किए जाएं उपस्थित होवेगा और मामला सत्र न्यायालय में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो मैं जहां पे भी जाएगा मामला वहां पे मैं उपस्थित होऊंगा, दोनों जमानती बोल देते हैं और इस चीज को वेरीफाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एज एन एडवोकेट व्हाट वी शुड डू इज दैट वी शुड राइट दैट वी हैव वेरीफाइड दैट on the basis of the documents produced before us that I have the reason to believe that the sureties are genuine and solvent to the extent of the bail amount। क्योंकि अगर आगे जाके the person who is in custody वो भी नहीं मिलता, जिसको बेल दी गई है वो भी नहीं मिलता और श्योरिटीज भी नहीं मिलते, तो फिर लॉयर से पूछा जाता है कि कहाँ हैं ये सब लोग। तो आप भी इसमें इतना आपको लिख देना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए गए थे उनके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया था और वहां तक ये हमें सॉल्वेंट दिखाई देते थे। ठीक है, देन वी गिव द आईडी प्रूफ्स, देन वी गिव दीज आरटीओ वाले पेपर्स, ये सारा हम सेट बना देते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज जब आप ये पूरा का पूरा सेट बना के दे दोगे ना कोर्ट में, नाउ दिस इज जस्ट प्रोसीजर।
सो जैसे ही आपके सेट बना के कोर्ट में दे दोगे, अमाउंट फिक्स हो जाएगा, आप सारे जमानती उनके फोटोज वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ लगा दोगे, मैजिस्ट्रेट साहब इसको कहेंगे कि ठीक है, इसको अब ऑफिस में ले जाओ। जब ये ऑफिस में जाएगा तो आपने कौन सी दो चीजों की बात करी थी, वन वॉज योर व्हीकल एंड वन वॉज योर हाउस होल्ड, राइट? सो टू थिंग्स दैट यू टॉक्ड अबाउट, कि मेरे पास ये स्कूटी है और मेरे पास इतने हाउस होल्ड्स हैं। तो ये ये पूरा का पूरा सेट है ना, मैजिस्ट्रेट ऑफिस विल सेंड इट टू नजारत। नजारत इज एन ऑफिस जहां से ये सारे के सारे ये जो प्रोसीजरल चीजें होती हैं, किसी को कुछ भेजना लाना वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। नजारत अकाउंटिंग ऑफिस, करेक्ट। सो नजारत जो होता है वो, फिर आपने यहाँ पे व्हीकल लिखा है ना, तो नजारत आरटीओ को एक वेरिफिकेशन भेजेगा। 50,000 से ऊपर का जब भी अमाउंट होता है वेरिफिकेशन के लिए जाता है, कि देख के आओ कि सच में ये स्कूटी जिसकी ये बात कर रहा है इसकी है या नहीं है, सच में जो ये हाउस होल्ड की बात कर रहा है ये घर इसका है या नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली एक चिट्ठी आरटीओ को निकाल देगा नजारत, और एक चिट्ठी निकाल देगा पुलिस को। ठीक है, उसके बाद आरटीओ अपनी रिपोर्ट देगा कि सर हमने चेक कर लिया है, हाँ व्हीकल इसी का है, इसके ऊपर कोई और जमानत वगैरह या एक्सेट्रा नहीं लगी हुई है। और पुलिस जो है वो भी, कि हमने आसपास के लोगों से पूछा, हमने पार्षद से पूछा, ये जो बंदा है इसका कैरेक्टर इज ओके एंड ही विल नॉट रन अवे एंड ऑल दैट, लुक्स फाइन, प्लीज लेट हिम बी द जमानती एंड दिस इज ओके, तो इनकी भी आ जाएगी। नाउ दीज टू पेपर्स, दीज टू रिपोर्ट्स विल आल्सो बी अफिक्स्ड टू द टोटल डॉक्यूमेंट्स। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, ओके रिपोर्ट्स आ गई, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट विल कॉल दी जमानती। ठीक है, वापस आ गया ना सब कुछ, पुलिस रिपोर्ट वगैरह आ गई, तो नजारत वापस आ गया। नाउ नजारत विल गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स बैक टू द मैजिस्ट्रेट्स और द कोर्ट्स ऑफिस। और फिर जब कोर्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे तो कोर्ट कहेगा लाओ जमानतियों को लेके आओ, तो वो फिजिकली इन लोगों को देखेगा, जिनके आपने ऊपर एफिडेविट्स लगाए ना जमानतियों के, इन दोनों के, ये सबके, इनको देखा जाएगा कि आओ अपनी शक्लें दिखाओ। फिजिकली जब आप दिखाओगे तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, जो कोर्ट होती है वो पूछती है कि हाँ जी आपके क्या लगते हैं, हाउ आर यू रिलेटेड, वेयर डू यू स्टे, हाउ डू यू नो देम, है ना, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एंड व्हेन दे टेल एंड द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट इज सैटिस्फाइड, देन द मैजिस्ट्रेट विल पुट अप द सील और व्हाटएवर द मोहर इज देयर, वो लगा देंगे और आपका डॉक्यूमेंट पूरा हो गया। उसके बाद ये परवाना जो है ये भर दिया जाएगा। ये परवाना मैजिस्ट्रेट का ऑफिस भर देता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट का ऑफिस भर देता है, और यहाँ साइन वगैरह होने के बाद ये चला जाता है जेल। ये सारे डॉक्यूमेंट जेल चले जाएंगे, और इस जेल जाने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर आदमी बाहर आ जाता है एंड ही स्माइलिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट अ बेल, एंड ये एक बॉन्ड अंदर ही उससे भरवा लिया जाता है। इन सब चीजों में ही टाइम लगता है, फिर वो अपना सामान वगैरह इकट्ठा करता है, बड़ा सारा इधर उधर दे रखा होता है, उसके लिए साइन करने होते हैं कुछ चीजें, जैसे रिंग्स वगैरह होती हैं, नेकलेस वगैरह, कुछ पेन, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें उसको वापस दे दी जाती हैं, कपड़े वगैरह दे दिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं, ये सारी चीजों का भी साइन कराया जाता है कि आपसे यही चीजें ली गई थी, यही चीजें आपको वापस दे दी गई हैं, हाँ जी ये सारी चीजें वापस दे दी गई हैं। तो उसके बाद आप चलो बॉन्ड वगैरह भर दो, वापस आओगे ना जब बुलाया जाएगा, हाँ जी वापस आएंगे जब बुलाया जाएगा, चलो जाओ। दिस इज हाउ यू गेट बेल। डन? Anybody, any questions? No, sir. राघव जी 1-1.5 घंटे में रिलीज नहीं करते। How do you fix the bail amount on what basis? सर सॉरी नंदिनी, गोपाल सर कुछ पहले कह रहे थे सर, 1-2 घंटे। हाँ बताइए सर। क्या होता है कि ये जब परवाना जाता है ना, ये 5 बजे तक जितने परवाने आ गए 5 बजे तक, उन परवानों को बाद में सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है अंदर में, और 8 बजे के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक इनको रिलीज करने का यहाँ पर सिस्टम है। हमारे यहाँ तो सर 7 बजे के आसपास मतलब निकाल देते हैं। जनरली क्या होता है, रिलीज सबको एक टाइम के बाद करते हैं, तब उससे पहले सारे रिकॉर्ड लेते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, 5 बजे के बाद में नहीं लेते हैं। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ये सारे कागज दे देंगे कोर्ट में, हाँ, तो वहां पे जो सारी फॉर्मेलिटीज होनी है उसमें 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। जेल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट हो जाती है। हाँ 1-1.5 घंटे का टाइम उनमें तो लगता ही लगता है।
तो तब तक कोई आदमी डॉक्यूमेंट से घर थोड़ी चला जाता है, वो तो रुकते ही है वहां पे तो 1-1.5 घंटा रुकते हैं, तो वो भी होता है। और फिर हाँ, आपका रिलीज टाइम जो भी है, हमारे यहाँ तो 7 बजे के आसपास भी छूट जाते हैं, तो वो हो जाता है। हाँ नंदिनी, यू वर आस्किंग समथिंग। Sir, how do you fix the bail amount? हाउ डू वी फिक्स द बेल अमाउंट? बेल अमाउंट जो होता है, इट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस भी देखी जा सकती है। हाउ मच डज द पर्सन ओन। अब आप अगर एक गरीब आदमी रिक्शा पुलर को अगर आप कह दें कि यू ब्रिंग 1 लाख रुपए के 2 जमानती एंड ब्रिंग अ बेल बॉन्ड ऑफ सो मच एंड सो मच, तो ही विल नॉट बी एबल टू कम विद इट, है ना। सो व्हेन यू चेक सेक्शन 440, इट सेज दैट बेल अमाउंट शुड नॉट बी एक्सेसिव, लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। नाउ एक्सेसिव लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? इट्स सब्जेक्टिव। Now, whoever is the subject before the court will see how much does the person own, what does the person do, and according to that, they will fix the bail amount. So there was a maid who came to us for some case that she had, and it was a theft that her son had committed. तो उसके लिए जो हमें बेल अमाउंट फिक्स करा गया था, इट वाज जस्ट 20,000। एंड कभी कभी पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ देते हैं, उसमें भी 20,000 30,000 लगा देते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द ऑफेंस। Sir, how can you be sure of their profession? They may be lying also, right? हाँ, maybe that is for the judge to decipher. Maybe they sometimes think that sometimes maybe they go excessive, sometimes maybe they underdo it. It happens. You cannot be sure. It is according, see, आपका जो एडवोकेट खड़ा होगा वो जाके बताएगा ना कि सर ये तो ऐसे ऐसे बहुत गरीब है, इतना मत करो। जैसे अभी हम कोर्ट में थे, तो द केस दैट आई टोल्ड यू कि 50,000 की FDR बना दी थी, तो वहां पे एडवोकेट स्पेंट ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स टेलिंग द कोर्ट दैट वन, that he has no relative, 2, that he is from Bihar and he is a laborer, that he will not be able to get so and so much money. But court ने बिल्कुल भी नहीं माना. Court said that no, I'll not let you go because the offense that he had committed was under Arms Act, and Arms Act is very serious. तो कोर्ट ने बोला कि आप कहीं से भी जाओ 50,000 लेके आओ। तो within 15-20 minutes he was back. He said कि चलो ठीक है, हम 50,000 रुपए की FD बना देते हैं। He had money, हो गया काम। Depends, circumstance to circumstance, your offense, the kind of person you are, and what your advocate is doing in the court. Right? ठीक है। Okay. So now we are done with this. In case anybody has any more questions, I'll be happy to answer. Or Gopal sir will be happy to answer. So I would like to share one thing. One of our client ब्लैक मैजिक में था और पैसे की बारिश करने का, तो उसका बेल था। तो approximately he cheated for more than 20 clients and he earned around 20 to 25 crores रुपीज उसने अर्न किया हुआ था। So for this case he showed कि मैं I am not having anything, I am staying in small झुग्गी, a hut in Mumbai, and my 2 partners are one is from UP, another person is from Rajasthan. They are main pujaris. I'm just a scapegoat in this. I don't have anything. I'm just trying to contact these rich people who are interested in having double the money or 10 times the money. One has to deposit some amount, and what they do, they used to put some hot notes in the note machines, and they used to say, okay, you come down to the Baba's ashram, and they should say एक लाख रुपए अभी दे दो, and they used to put 5 lakhs in the car, जो इस्त्री करके या फिर हेयर ड्रायर से गर्म करके डाला जाता था। इन द मीन टाइम यहाँ जो पूजा हो रहा था, तो 1 लाख ये डिपॉजिट करते थे, 10 लाख गाड़ी के अंदर जमा हो जाते थे उनके। एंड एक बार विश्वास आ गया, सारी गरम गरम नोट आ रही है, एक बार विश्वास हो गया, then they used to ask them in crores, ओके इतना करोड़ लेके आओ, उसका हम लोग 10 times या 5 times करके दे देते। For this person, the bail bond was more than for 10 lakhs रुपीज का श्योरिटी लिया गया था। उसके फादर और कुछ लोगों को बोला गया था
and more than 4 properties in Mumbai उनको ये करने को लगाए थे. So it depends upon the crime. So this person was in a big loop. ये जो incidents हुए थे, this took place in Maharashtra, Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Rajasthan and Uttar Pradesh. And he was caught with CID ने भी इनके ऊपर केस किया हुआ था और अलग केस में थे, पर they got into the link और उसके बाद उनको CID ने पकड़ा हुआ था. They brought to the Thana Sessions Court in near Mumbai. So we are the advocates for this person for more than 4 cases, somewhat related to the black magic or something like that. Gupta Dhan, what we call. Right. So ये बहुत जैसे मैम asked you कि कैसे fix होता है. So crime here, the amount earned what he earned is more than 50 crores of rupees. So it depends. So he was a culprit number 1 as per the thing, but he was really a scapegoat. Both the Babas from Rajasthan and UP were the main person. I think the point is, point is clear, Nandini. आपको समझ आ गया होगा ना कि कैसे किया जाएगा. Of course, like अब आप मालिया की अगर आप सिक्योरिटी लोगे तो 10,000 में थोड़ी छोड़ो, 50,000 में क्या है उसके लिए? 50,000 कुछ भी नहीं है ना. And also if it's the offense that is very heinous, for example the offense that I'm talking about, एक और केस था उसमें what happened, 4-5 लड़के थे, जैसे लफंडर टाइप के लड़के होते हैं, तो ये लोग कांवड़ियों के साथ, अभी की बात है, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, सो कांवड़ियों के साथ जा रहे थे एंड ये लोग 4 बंदे अलग होके सोसाइटीज में घुसने लगे और ऐसी शोर मचाते हुए बम बम बोले करते हुए चलते गए. एंड इनमें से एक ने गन निकाली एंड ही शॉट अ फायर इन द एयर. नाउ दीज किड्स, 3 of them were minor, one who shot was just 18 years old. अब इसमें कोर्ट के सामने दुविधा हो जाएगी कि एक तो ये बच्चे हैं मगर द ऑफेंस इज वेरी हीनस. तो डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग. तो इनके ऊपर जो लगाए गए वो 1-1 लाख के 2 श्योरिटीज लगाए गए. दूसरों को आना पड़ता है माइनर्स के लिए, पर्सनल नहीं लगाने पड़ते उन्हें, बट 1-1 लाख के 2 लगाए गए बच्चों पे भी, जस्ट बिकॉज. और उसमें एविडेंस की भी थोड़ी कमी थी. उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा, जो भी इनका एडवोकेट होगा स्मार्ट होगा, उसने आके बोला कि इट वाज अ टॉय गन एंड व्हेन वी वर शूटिंग एंड ऑल दैट, तो वो करते करते वही खराब हो गई थी, तो हमने उसको नाले वाले में फेंक दिया था, तो उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया. तो उसमें ज्यादा एविडेंस भी नहीं था, तो 1-1 लाख की उसमें श्योरिटी उनको देनी पड़ी. गोपाल सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर इसका नंदिनी मैडम को मैं इसका शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूँ. कैसे करते हैं. इसका होता है ऑफेंस प्लस फाइनेंशियल कैपेसिटी इक्वल टू डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. एग्जैक्टली, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. राइट सर, परफेक्ट. फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ऑफेंस कम भी है तो भी कोर्ट 1 लाख लगा देगा, डिस्क्रिशन है कोर्ट का. फाइनेंशियल कैपेसिटी पुअर है, ऑफेंस बहुत बड़ा है, 25,000 में भी कोर्ट छोड़ देगी. तो ये डिस्क्रिशनरी भी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, और साथ साथ में क्राइम किस तरह का है, ऑफेंस किस तरह का है, उसका नेचर क्राइम का, अच्छा रिपीटेटिव क्राइम है क्या, उसने पहले भी कुछ क्राइम किए हैं क्या, ये सारे फैक्टर्स क्राइम में आ जाते हैं. सिर्फ इसका ही ऑफेंस नहीं होता है. जब ये देते हैं तो वो मान लो 3-4 बार जेल जाके आया है, उसकी आदत है, तो फिर तो वो 25,000 रुपये में नहीं छोड़ेगा, तो उस टाइम में 1 लाख रुपए भी ले सकते. आयुषी, यू हैव अ क्वेश्चन? राघव, वो टॉय गन वाला क्या था कि बच्चों को कन्विक्ट किया, वो एक बार फिर से बताना ना. कन्विक्ट नहीं किया, दे हैड जस्ट कम टू द कोर्ट, उनको कस्टडी में रखा हुआ था, तो उन लोगों ने बस ये आके बोला कि सर देखो, इनकी जो वो गन थी जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं पुलिस वाले, जो गन थी इट वाज अ टॉय गन, एंड दैट टॉय गन टू व्हेन दे वर शूटिंग एंड डूइंग ऑल दैट, वो खराब हो गई थी तो इन्होंने फेंक दिया था. तो दे वर ट्राइंग टू मिटिगेट द सर्कमस्टांसेस सो दैट द श्योरिटी और जो बेल अमाउंट हो वो कम हो. एक्चुअली में क्या हुआ था, व्हाट वाज द रियल फैक्ट? अब वो तो मुझे नहीं पता, वो तो क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वो तो कोर्ट को बाद में पता चलेगा ना, और डिफेंस आके बताएगा, प्रोसिक्यूशन आके बताएगा. अब वो बेचारे बच्चे ऐसे मुंह लटका के खड़े हुए, मैं उनसे जाके थोड़ी पूछूंगा कि सही में क्या हुआ था, बताइए. नहीं, मुझे लगा कि आप स्टार्टिंग में फैक्ट्स बोला, मैंने पूरा मिस. नहीं, वो फैक्ट्स नहीं, वो तो मैं आई वाज जस्ट देयर इन द कोर्ट फॉर समथिंग, तो आई हर्ड द केस, इट वाज एन इंटरेस्टिंग वन, बहुत हीटेड
चीजें चल रही थी, तो इसलिए आई रिमेम्बर्ड इट, दैट्स व्हाई। एनी मोर क्वेश्चंस? चल, सो नाउ आई थिंक टाइम तो अप हो चुका है ऑलमोस्ट, वी हैव जस्ट हाफ एन आवर, तो हम स्टार्ट करें या ना करें? व्हाट आर योर ओपिनियन? मैंने तो देखो अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है, सो आई हैव डन ऑल दिस, इंडेक्स के ऊपर स्क्रिबलिंग, पूरे 511 सेक्शंस, 2 दिन से मैं आईपीसी में ही लगा हुआ हूँ, सो आई हैव पिक्ड अप ऑल द इंग्रेडिएंट्स। अब करेंगे तो पूरा होगा भी नहीं आधे घंटे नहीं, में। पूरा तो नहीं हो सकता, बट वी कैन जस्ट डू लाइक 50 सेक्शंस और समथिंग क्विकली। मंडे को ही करते ना प्लीज, बहुत मंडे थक को ही कर दें? गई तो, हाँ। चलो, तो अच्छा, वी हैव दैट एज वेल, the Urdu words. So let's just complete that. 10-15 मिनट लगेंगे और टंडन सर को वो वीडियो भी मिल जाएगी, है ना? So we'll be done with everything that is left, all the questions. Is that okay for everybody? Okay, I see few heads nodding, few heads not. Still, we'll go ahead with that because we have to complete things. So we just have like 15-20 words. बाकी गोपाल सर, आप, उज्जवल सर, प्रधान सर, शहूल सर, everybody, whatever words you would know, whatever you can contribute, please keep contributing. And आप ये बताते रहना हमें कि ये वर्ड एग्जैक्टली कोर्ट में कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है? So that is what I would request from you. So first word is तहरीर. तहरीर. तहरीर is anything in writing, which is the literal meaning. तहरीर करना. So basically when we write our FIR, we give it to the police. What we say is कि हमने तहरीर दे दी. That is a तहरीर. Right? This is first. Second one is तरमीम करना. ये भी बहुत बार यूज होता है. तरमीम. तरमीम होता है अमेंडमेंट करना, कि हुजूर आला हमें ये मतलब हमें ये परमिशन दी जाए कि हम अपने डॉक्यूमेंट में तरमीम करना चाहते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ अमेंडमेंट करके लाना चाहते हैं. दिस इज तरमीम. एंड दीज वर्ड्स एक्चुअली, सी, वी थिंक दैट if we are doing it in English, we know English better, तो English से काम चल जाएगा. But what happens in the court is आपको हर तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, चाहे आपको लिखना ना पड़े हिंदी में, पर एटलीस्ट हिंदी रीड तो करनी ही पड़ेगी. So we should know, we should be fluent with Hindi as well as English. तो इतना, और बाकी जो लोग जुडिशरी वगैरह के लिए जा रहे हैं उन्हें तो करना ही करना है. So you have to do it. So तरमीम is amendment. Third is मुकदमा. मुकदमा तो सबको पता है, इट्स अ सूट, किसी के ऊपर केस करना. सूट को वैसे वाद बोलेंगे, मुकदमे को प्रोसिक्यूशन बोलेंगे शायद. सो मुकदमा एंड सूट बेसिकली आर वन थिंग. गोपाल सर, आप क्लियर कर सकते हैं ये कि मुकदमा और सूट, मुकदमा और वाद में कोई फर्क होता है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, यू आर म्यूटेड. सूट इन क्वेश्चन, मुकदमा जो रहता है वो जो इसके अंदर चलता है क्रिमिनल में, आप पे ये मुकदमा चलता है, और जो वाद होता है वो सिविल के लिए यूज होता है. हाँ, सो मुकदमा इज प्रोसिक्यूशन, वाद इज अ सूट. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. सो मुकदमा इज प्रोसिक्यूशन एंड वाद इज अ सूट. दैट इज व्हाट द डिफरेंस वुड बी. थैंक यू सर. फिर इसके साथ साथ आ जाता है दर्ज करना. ये भी सब जानते हैं. दर्ज करना माने किसी चीज को फाइल कर देना, रजिस्टर कर लेना. राइट? रजिस्टर को हम हिंदी में पंजीकरण भी कहते हैं, पंजीकृत कर देना. उसके बाद हमारी आ जाती है अदालत. ये भी हम सबको पता ही है. अदालत इज अ कोर्ट, जिसे हम हिंदी में न्यायालय भी कहते हैं. राइट? देन वी कम टू मुंसरिम. मुंसरिम बहुत बार यूज होता है. मुंसरिम का मतलब कई बार पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था, कुछ टाइम पहले ही पता चला. मुंसरिम, एनीबडी हु नोज व्हाट इज अ मुंसरिम, हु इज अ मुंसरिम?
बेलिफ होता है क्या? बेलिफ? मुंसरिम इज नॉट अ बेलिफ. मुंसरिम इज द मैनेजर और डायरेक्टर. हाँ, कोर्ट का जो बाबू रहता है वो। मैनेजर एक तरह से, हाँ. मुंसरिम मैनेजर, whoever is managing. गोपाल सर, एग्जैक्टली मुंसरिम अगर आप एग्जांपल दे पाओ एक दो, मुंसरिम कहाँ यूज होता है? मुंसरिम अदालत तो मैंने सुना है. आपकी सर यू आर म्यूटेड. आप अनम्यूट पे ही रहा करो सर, आपकी जरूरत पड़ती रहती है. मैं बताता हूँ सर, 2 मिनट में बताता हूँ. ठीक है सर. ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज मुंसिफ. ये तो सबको पता ही होगा. एनीबॉडी? मुंसिफ. अरे वो नाजिर के पास जो पैसे कलेक्ट करता है, नाजर, उसको ही मुंसिफ ही बोलते हैं. अरे मुंसिफ जज होता है भाई. मुंसिफ इज अ जज. मुंसिफ कोर्ट नहीं बोलते. मुंसिफ अदालत, मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ. ठीक है. जस्टिस को बोलते हैं न्यायमूर्ति. न्याय और न्यायमूर्ति जब बोलते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, दैट इज जस्टिस. देन वी कम टू, हाँ ये बताओ चलो. गोपाल सर ना बताएं, बाकी सब लोग बताएं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुलजिम एंड मुजरिम? मुलजिम एंड मुजरिम. Ayushi, you're not audible. Accused. Mujrim is accused. Mulzim is accused and Mujrim is culprit, proven. Correct. So Mujrim जो होता है that is convict. Mujrim is convict, the culprit. And मुलजिम जो होता है वो accused होता है. मुजरिम को सजा याफ्ता भी कहते हैं हम लोग कभी कभी. सजा याफ्ता. उर्दू के सारे वर्ड सुंदर है. सजा याफ्ता. सर मुंसरिम का मैं बता देता हूँ अभी आपको. हाँ जी. जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर, जैसे मैंने अकाउंटिंग ऑफिस बताया, जहाँ पर अपन नजारत कहते हैं, नजारत में अपन पेपर जमा कराने गए, हाँ जी. वहां पर रैंक वाइज सीनियर्स होते हैं. एक वहां पर हेड होता है, वो मुंसलिम है. जैसे आपने मैनेजर बताया, वैसे वहां का वो मैनेज करने हाँ, वाला हाँ. हेड तो होता है. नजारत, जैसे हम बोलेंगे मुंसरिम नजारत या मुंसरिम नजारत का अदालत. मुंसलिम. हाँ, तो उस तरह से मैनेजर या जो भी उसको मैनेज कर नजारत रहा है का वो मुंसलिम बजाय. के पास हम लोग गए थे, उन्होंने ये बताया. गॉट इट सर. ठीक है. नेक्स्ट वन, अभी अभी हमने बात करी नजारत. राइट. नजारत होता है, जैसे सर ने बताया, अकाउंट्स जहां पे संभाले जाते हैं. बट इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो होगा इंस्पेक्टर्स रूम. जहां पे भी इंस्पेक्शन करी जाती है, इंस्पेक्टर्स रूम, दैट इज नजारत. ये जो भी अभी मीटिंग छोड़ के गया ना, मैंने नोट कर लेना नाम. छोड़नी नहीं है क्लास. फिर आपका आता है फिर आपका आता है हाजिर अदालत. हाजिर अदालत बहुत बार सुनने को मिलता है. जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जब स्टेटमेंट्स लिखी जा रही होती हैं तो वहां पे जब ऑर्डर शीट होती है तो उस पर लिखा जाता है हाजिर हाजिर अदालत. कौन कौन हाजिर हाजिर अदालत है? अक्यूज्ड हाजिर अदालत है. जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पैरोकार हैं वो हाजिर अदालत है. ऐसे लिखा जाता है. तो हाजिर माने उपस्थित, यस. प्रेजेंट. एंड आफ्टर हाजिर इज एब्सेंट. बस यहाँ पे गैर लगा दो, गैर हाजिर हो जाएगा. दैट इज एब्सेंट, अनुपस्थित. उसके बाद कई जगहों पे लिखा होता है वास्ते. वास्ते का मतलब क्या होता है? फॉर.
राइट। सो वास्ते का मतलब जैसे हम वास्ते मुजरिम या वास्ते जो भी जिसके वास्ते बारे में बात जमानत, करें, तो बंद वास्ते वास्ते मुजरिम जमानत। कौन एडवोकेट खड़ा है, तो वास्ते इसके एडवोकेट राघव अरोड़ा, और वास्ते उसके एडवोकेट नंदिनी, ओ, एडवोकेट विवेक, ऐसे करके लिखा होगा। वास्ते माने के लिए ऐसे लिखा होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि ये कैसे यूज किया जा रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड। देन द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज ऑक्यूपेंट। प्रॉपर्टी केसेस में बहुत बार लिखा होता है आबाद और उसके आगे नाम लिखा होता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। तो इट मींस आबाद माने किसने आबाद किया हुआ है उस सर्टेन पीस ऑफ लैंड को। तो आबाद का मतलब होता है whoever इज ऑक्यूपाइंग इट। जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन को आबादी, सो हमारे देश की आबादी, whoever is in possession of the land of the country, that is आबादी। और जो भी लैंड पे बंदा है एक आधा, ही इज आबाद ऑन लैंड। तो हम लोग सो एंड सो भूभाग पे इतने इतने वर्षों से आबाद हैं, और हमें यहाँ से गलत तरह से हटाया जाने की कोशिश करी जा रही है। दैट इज हाउ वी यूज आबाद। इनहेबिटेड। हाँ, इनहेबिटेड, करेक्ट। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, टू इफेक्ट सर्विस। अभी हमने एक वर्ड यूज किया था तलब। विवेक, तलब का मतलब क्या था? No idea, sir. तलब का मतलब होता है टू कॉल अपॉन, तलब करना, कोई डॉक्यूमेंट्स तलब करे हमने, तलब करवाओ, ठीक है। सो दैट इज वो। और तालीम क्या होता है? तालीम होता है टू इफेक्ट सर्विस, माने सम्मन को जैसे हम तालीम करवाते हैं किसी के ऊपर, टू इफेक्ट सर्विस। सर्विस, इशू ऑफ प्रोसेस देखा है ना, सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी, इशू ऑफ सर्विस। तो वो है इफेक्ट जब हो जाता है एक सम्मन, तो उसको बोलते हैं उसकी तालीम करवाना। फिर जो आपका बंदा प्रोसेस लेके जाता है उसे हम इंग्लिश में तो कहते हैं प्रोसेस सर्वर, ठीक है। प्रोसेस सर्वर, whoever is taking the summon to the person who has been summoned। और उसको हम इसमें उर्दू या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? तालीम कुनिंदा। कभी कभी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है तालीम कुनिंदा कौन था, तो वहां पे कंफ्यूजन जाती है कुनिंदे में क्या लिखे हम, कौन है भाई ये कुनिंदा। तो कुनिंदा, तालीम कुनिंदा होता है द प्रोसेस सर्वर, तालीम कुनिंदा। पुलिंदा का मतलब है डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाते हैं। वो तो पुलिंदा होता है ना सर। हाँ, यस, कुनिंदा होता है जो लेके जा रहा होता है। एग्जिबिट को कहते हैं पुलिंदा। हाँ, पुलिंदा होता है जब आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट करते हैं उसको। दस्तावेजों का जो एक दस्तावेजों का बंच, इट इज अ पुलिंदा। हाँ, वो पुलिंदा होता है, दस्तावेज। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वन इज वारंट। सम्मन तो चलो हमने देख लिया, सम्मन को तो सम्मन ही कहते हैं, सम्मन को तालीम भी करवा लिया। वारंट को क्या कहते हैं? वारंट को तो ये शायद गोपाल सर को ही पता होगा, शायद गोपाल सर को भी ये वाली उर्दू में ना पता हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये तो। नहीं पता है वारंट को, वारंट ही बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे सर, यहाँ पे कभी कभी जैसे हम पहाड़ों में ज्यादातर देखते हैं ना, वहां पे अभी भी ये बहुत चलता है, तो यहाँ पे बोलते हैं अमल ए दस्तक, अमल ए दस्तक। इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अमल ए दस्तक। इससे पहले हमने क्या देखा था? जरे जमानती, ये भी भूलना नहीं। जरे, ओहो, जरे जमानती माने बेल अमाउंट, श्योरिटीज का अमाउंट कितना है, बेल अमाउंट। जरे जमानती, हमारी जरे जमानती से हैसियत बहुत अधिक है, ये लिखा हुआ था ना, दैट इज व्हाट इज बेल अमाउंट। फिर इसके बाद आता है अच्छा, व्हाट इज
बख्शीश नामा, इफ एनीवन आउट ऑफ द यंग ऑडियंस कैन टेल मी, बख्शीश नामा ये पता होना चाहिए। बख्शीश नामा, विवेक, आयुषी, नंदिनी, उज्जवल सर ने भी गर्दन हिला दी। आप तो सर पुराने वो हो प्रैक्टिशनर। बख्शीश इज अ, बख्शीश देना किसी को, बख्शीश तो होता है ना ऐसी फ्री में कुछ देना। मैं बंदा पुराना हूँ पर प्रैक्टिशनर नया हूँ मैंने अच्छा, अभी अच्छा। करी है LLB। ठीक है सर। बख्शीश का मतलब होता है कोई चीज फ्री में दे देना, सो बख्शीश नामा होता है गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड, बख्शीश नामा। ये बहुत कम आता है, बहुत ये रेगुलर। बहुत, हाँ ये तो बहुत बार यूज होता है। और सेल डीड को क्या कहते हैं? सेल डीड, विक्रय, विक्रय जब हम करते हैं, विक्रयनामा बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, तो उसमें सेल, सेल को विक्रय कहा जाता है। लेकिन उर्दू में बयाना। हाँ, बयाना भी बोलते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अटॉर्नी, पता होगा, अटॉर्नी तो पता ही होगा सबको। अटॉर्नी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी एंड पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों। ये तो पता होना चाहिए आयुषी। चलो, मुख्तारनामा, अटॉर्नी होता है मुख्तार एंड पावर ऑफ अटॉर्नी होता है मुख्तारनामा। मुख्तारनामे के बाद हो गया, अच्छा ये चीज क्या होती है? अभी आपने पीछे देखा था स्टेट वर्सेस XYZ। राघव अगर लिखा है, तो ये वर्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अगेंस्ट को। अभी अभी हमने पीछे देखा था डॉक्यूमेंट पे, बनाम बनाम। बनाम। तो आजकल दोनों ये यूज करते हैं, बनाम भी करते हैं, विरुद्ध भी करते हैं। विरुद्ध भी करते हैं। राज्य ऐसे लिखेंगे, राज्य बनाम, राज्य बनाम इरफान, जैसे हमारे पिछले जो हमने देखा वो बेल बॉन्ड्स वगैरह, वो इस केस में थे, राज्य वर्सेस बनाम राज्य इज बनाम। उर्दू वर्ड एंड विरुद्ध हिंदी वर्ड है ना। हाँ जी सर, हिंदी और उर्दू का डिफरेंस हो गया। सो आफ्टर दिस कम्स कॉज ऑफ क्लेम को क्या बोलेंगे? कॉज ऑफ, जिस भी वजह से, कॉज ऑफ एक्शन जो होता है, कॉज ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? ये भी लिखा हुआ होता है कई जगहों पे कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन, इसको कहते हैं बिना ए दावा, बिना ए दावा। बोलते हैं ना, किस बिना पे आप आए हो, किस बिना पे आप अदालत के सामने खड़े हो, किस बिना पे आप इस चीज को क्लेम कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं बिना ए दावा, कॉज ऑफ एक्शन। ये भी बहुत जगह पे लिखा होता है कि बिना ए दावा, जब हमारा क्लॉज, इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी क्लॉजेस, जिसमें हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 जो है CPC का, उसमें फाइल रिटर्न हो जाती है, सूट रिटर्न हो जाता है ना, डिसमिस और रिटर्न होता है। रूल ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 में अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन वहां पे नहीं मेंशन किया, लिमिटेशन आपने मेंशन नहीं किया, कॉपीज आपने नहीं दी है, तो आपका जो ये दावा होता है वो डिसमिस वगैरह हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट कई बार लिखती है कि बिनाए दावा जो है वो क्लियर नहीं है, बिनाए दावा को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, सो बिनाए दावा इज कॉज ऑफ एक्शन। ये एक इंग्लिश चीज तो ठीक दे गए अंग्रेजी, इतनी हिंदी तो मैं तो ना पढ़ पाता। इसके बाद आता है, हाँ ये पता होना चाहिए, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, म्यूटेशन को क्या कहते हैं? दिस इज समथिंग दैट मेरे ख्याल सब लोग एक ना एक बार गए होंगे म्यूटेशन करवाने किसी ना किसी प्रॉपर्टी की।
चलो, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज जो बहुत बार वर्ड यूज होता है वो इसी चीज के लिए होता है। और ये होता क्यों है, दाखिल खारिज क्यों यूज होता है, दाखिल खारिज क्यों बोला जाता है इसको? इट इज कॉल्ड दाखिल खारिज बिकॉज जब मुझे म्यूटेशन करानी होती है, तो अगर म्यूटेशन प्रधान सर के नाम से मेरे नाम पे हो रही है, किसी भी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन अगर इनके कागजों से मेरे कागजों पे चढ़ाई जा रही है, तो पहले म्यूटेशन में क्या होगा, प्रधान सर के नाम को हटाया जाएगा रजिस्टर से और मेरा वाला चढ़ाया जाएगा उस रजिस्टर पे, राघव नाम से चढ़ाया जाएगा। तो मेरा वाला दाखिल हो गया और इनका वाला खारिज हो गया। तो दाखिल खारिज इस केस में किया जाता है जब म्यूटेशन करी जाती है। दिस इज दाखिल खारिज। प्रॉपर्टी के केसेस में तो इतना प्रोसीजर होता है, इतना प्रोसीजर होता है कि आप ऑफिसों के चक्कर काटते हुए ही मर जाओगे, बट ठीक है, फीस भी अच्छी खासी मिल जाती है उसमें। सो दिस इज दैट। फिर आपका कन्विंसिंग प्रूफ। कन्विंसिंग प्रूफ को भी कई बार कोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा में लिखती है। कन्विंसिंग प्रूफ, ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही, एक 2-4 दिन नहीं, 2-4 हफ्ते पहले एक जजमेंट में पढ़ा था। तो कन्विंसिंग प्रूफ को कहा जाता है दलील ए माकूल। दलील ए माकूल माने आप जो आपने दलील दी है वो माकूल है या नहीं। So if your proof is convincing, माने your dalil or proof is convincing, that means your dalil is maqul. So the word that is used is dalil maqul. After this we come to, अभी अभी हमने देखा एफिडेविट को क्या बोलते हैं, ये तो याद होना चाहिए। एफिडेविट, शपथ, शपथ, शपथ पत्र। शपथ तो ओथ होती है, शपथ बट गुड ट्राई। शपथ पत्र, लेकिन इसका नाम है हलफनामा। हाँ मैं इसी पे आ रहा था अभी सर, आपने सरप्राइज खोल दिया। बट दिस इज द हिंदी वर्जन। शपथ पत्र इज इन हिंदी। एफिडेविट को अगर आपको उर्दू में बोलना है, जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है हलफनामा। ठीक है। और एफिडेविट के ऊपर जो आप स्टेटमेंट एफिडेविट पे देते हो उसको क्या बोला जाता है कई बार, हल्फी, बयान हल्फी। हलफनामा जो है ना, उसके ऊपर जो बयान दिए गए हैं उनको बोला जाता है बयान हल्फी। बयान ए हल्फी, बयान हल्फी, ऐसे करके बोला जाता है। एफिडेविट हो गया। इसके बाद आता है, हाँ, तो अगर किसी चीज को कोर्ट कई बार बोलती है, जैसे अभी मैंने आपको इसमें भी बोला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो इसको सेंड इट टू द कोर्ट रूम, सेंड इट टू द रिकॉर्ड रूम, सेंड टू रिकॉर्ड रूम। ये बहुत बार यूज होता है, ऑलमोस्ट हर किसी में यूज होता है, हर ऑर्डर में यूज होता है। क्या बोलते हैं, दफ्तर दाखिल। दफ्तर दाखिल, दफ्तर में दाखिल कर दो, तो सेंड इट टू द रिकॉर्ड रूम, सो एंड सो दस्तावेजों को दफ्तर दाखिल किया जाए। ये हो गया कंसाइनिंग समथिंग टू द रिकॉर्ड रूम। अब एग्जीक्यूशन को क्या कहते हैं? ये ज्ञान सर ने बहुत बार यूज किया है, उनके जो सीआरपीसी के लेक्चर्स हैं एविडेंस के, उसमें 2-4 बार उन्होंने इसी को यूज किया है, मुझे वहीं से याद है ये। इजरा, 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 इजराए कहते हैं, वैसे तो इजराए होता है। इजरा नॉर्मली बोलते हैं तो इजरा बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन को? हिंदी में एग्जीक्यूशन कहते हैं निष्पादन, किसी चीज का निष्पादन करना। सो एग्जीक्यूशन के 2 मतलब हो सकते हैं। एक एग्जीक्यूशन होती है जो आप एग्जीक्यूशन, कोर्ट वाली एग्जीक्यूशन होती है जो एग्जीक्यूशन करवाते हो, किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवाना, दैट इज वन एग्जीक्यूशन। एंड दूसरी एग्जीक्यूशन होती है किसी चीज पे साइन करना, किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना भी एग्जीक्यूशन कहलाता है। सो मैंने सो एंड सो दस्तावेजों का निष्पादन किया, दैट इज एग्जीक्यूशन।
और एग्जीक्यूशन वो भी होता है जब किसी को लटकाना होता है सूली पे, दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूशन, जब काटना वाटना होता है किसी गर्दन को, दैट इज एग्जीक्यूशन। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, पर्जरी। पर्जरी को क्या बोलते हैं? एफिडेविट के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट। ये गोपाल सर आपको ही पता होगा ये। एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं इसका। अच्छा, दरोग हल्फी, दरोग हल्फी होती है, हलफनामा अभी हमने लिखा था ना एफिडेविट पे, दरोग हल्फी होता है फॉल्स स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट, माने पर्जरी। फिर आफ्टर दिस कम्स डिक्री। डिक्री को क्या बोलते हैं? ये गोपाल सर नहीं बताएंगे, ये कोई और बताएगा। डिक्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑर्डर तो हम सब लोग जानते हैं, ऑर्डर को क्या बोलते हैं? आदेश। डिक्री को क्या बोलते हैं? डिक्री को कहते हैं डिक्री। डिक्री को और कुछ नहीं बोला जाता सर। डिक्री को कुछ उर्दू में भी कहा जाता है क्या? कुछ अलग से अगर कहा जाता हूँ आपके वहां पे? डिक्री ही यूज होते हैं ज्यादातर। चलो ठीक है। सो एक और वर्ड है हैंड ओवर करना। हैंड ओवर, जब किसी चीज को एंट्रस्ट किया जाता है किसी को, एंट्रस्टमेंट। जैसे बोलते हैं कि दरोगा साहब को इंटरेस्ट किए गए थे ये कागज, या ये कागज हमने किसी और को इंटरेस्ट कर दिए, हमने दूसरी पार्टी को दे दिए थे, या हमने अपने क्लर्क को दिए थे, तो उसको बोलते हैं सुपुर्दगी करना। सुपुर्द कर दिए, सुपुर्दगी, एंट्रस्टमेंट ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू इंटरेस्ट। और अभी हमने जो देखा था कागजों के साथ जो हमने चिपकाए थे कागज, उन्हें क्या बोल रही थी कोर्ट? कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नत्थी कर दिए हैं, हमने अपना एफिडेविट नत्थी कर दिया है। नत्थी भी किसी चीज के साथ चिपकाना होता है। और एंट्रस्टमेंट को कहते हैं सुपुर्दगी करना, कि दरोगा को सुपुर्द कर दिया गया। सुपुर्दगी कभी कभी अफिक्स करने में भी लगाया जाता है, यूज किया जाता है। देन वी कम टू, बस लास्ट फ्यू, देन वी कम टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को क्या बोलते हैं? इसमें तो ज्यादा बातचीत की जरूरत ही नहीं है, वादी बोलते हैं। वाद को लाने वाला वादी होता है। मगर इसको उर्दू में क्या कहते हैं? बड़ा ही अच्छा वर्ड है। गोपाल सर कुछ कह रहे हैं? मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है कहते हैं उसको। हाँ, ये याद आने वाला वर्ड भी नहीं है। इसको कहते हैं फरीक ए अव्वल। फरीक ए अव्वल। सहारनपुर वगैरह की कोर्ट में यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा, सहारनपुर, मेरठ वगैरह। सो फरीक ए अव्वल, अव्वल का मतलब होता है जो पहला आने वाला बंदा होता है। इसी तरीके से अगर हम बोले फरीक ए दोयम, फरीक ए दोयम, तो ये होता है द डिफेंडेंट, जो अगला बंदा था, सेकंड पार्टी जो आने वाला है। और इसके बाद जर हम लोगों को पता ही है, दिस इज द लास्ट वर्ड, जर। जर माने मनी। जैसे अभी हमने देखा था जरे हैसियत, जरे जमानती, जरे जमानती से हमारी हैसियत ज्यादा है, तो जरे जमानती माने अमाउंट, पेल अमाउंट। एग्जैक्टली 9:30 पे खत्म हुआ है। कितनी अच्छी कैलकुलेशन है मेरी। सो गोपाल सर, एनीथिंग that we can add to this list, any Hindi word that you think? जो आज यूज किए हाँ जी सर। वो अदालत में यूज होने वाले वर्ड यूज किए। हाँ मैं चाहता हूँ कि आईपीसी पढ़ा रहे हैं आप, उसके अंदर एफआईआर से संबंधित और जो पुलिस से संबंधित जो है शब्दावली, जो वोकैबुलरी यूज होती है, उस पर थोड़ा सा, और उस पर मैं तैयार करके देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी कर लो।
and I think it will be very आपको एक्सरसाइज good. करनी पड़ेगी, मैं मेरे पास रेडी है, मैं उसी हिसाब से जो है आपको भेज दूंगा। मेरे ठीक है पास रेडी है, इजी रहेगा, आपको वापस एक एक ढूंढना पड़ेगा। तो जो पुलिस शब्दावली यूज होती है, जो एफआईआर में यूज होती है, क्योंकि हम अभी क्रिमिनल पढ़ रहे हैं, और आज जो आपने बताया पूरा कोर्ट के हिसाब से बताया, प्रोसीजरल अंदर का बताया मैंने तो। हाँ, तो थोड़ा सा इस चीज को मैं आपको देता हूँ। राइट सर, ठीक है। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? एटलीस्ट 100 वर्ड्स में आपको देता हूँ इसके। ठीक है सर, ठीक है। तो आप Done. उसको फिर इसका उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों वर्ड लिखें। परफेक्ट सर, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई सजेशन हो, और एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू ऐड और कंट्रीब्यूट? प्रधान सर, आपको भी तो कुछ वर्ड्स वगैरह आई थिंक कुछ ना कुछ आए होंगे जो हम बता सकते हो आप। उर्दू बहुत यहाँ रेयरली यूज होता है, मराठी और इंग्लिश। हाँ, और मराठा मराठी लीगल लैंग्वेज इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्पीक इन महाराष्ट्र। तो वो Right, sir. बहुत अलग ही है, वो कभी कभी अंडरस्टैंड करने को बहुत पसीना निकल जाता है सर। महाराष्ट्र में तो उर्दू का तो कम ही चलन है, बट नॉर्थ नहीं, इंडिया में तो बहुत जरूरी है। यस सर, यहाँ का मराठी, लीगल मराठी इज एंटायरली डिफरेंट सर। हाँ हाँ, राइट, वो तो पूरा डिफरेंट हो ही जाता ये है। उसमें से सर बहुत सारे वर्ड ऐसे थे कि जो मैंने जिंदगी में पहली मतलब पिक्चर वगैरह में देखे है पर कभी सुने नहीं है, क्योंकि यहाँ ये यूज हो ही नहीं रहे कहीं। यहाँ पे बहुत यूज होते हैं। आप दिल्ली की कोर्ट में जाओगे, आप किसी भी उत्तर भारत की किसी भी कोर्ट में चले जाओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो उर्दू इज वेरी वेरी इन ट्रेंड। और उत्तर प्रदेश तो बाय गॉड आधी चीज समझ ही नहीं आती, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं एलियन सब। जी, यहाँ बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन, मैक्सिमम इवन मराठी, हिंदी होती है सर। मराठी, हिंदी और इंग्लिश मेजॉरिटी है। इवन एट जेएमएफसी थाना, मुंबई, नवी मुंबई एरिया में हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश इज जेएमएफसी लेवल पे भी। उसके ऊपर अगर पकड़ोगे तो सेशंस में तो मैक्सिमम हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारी चलती है। पर उर्दू रेयरली एक आध कोई होते हैं सर। कुछ कोर्ट्स है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में है तो वहां चल जाती होगी, पर वहां प्रैक्टिस नहीं है सर हमारी को। नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि यस सर, some of the people who have left live, maybe they have not realized yet, but आगे जाके what we realize is, मैंने भी कभी रियलाइज नहीं किया था कि आई विल हैव टू लर्न हिंदी, क्योंकि हिंदी हम बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं, बाद में यूज होती नहीं कई जगहों पे। बट व्हेन यू गो टू द कोर्ट, यू सी कि हिंदी ना आने की वजह से ना आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। जो भी चीज आपके सामने हिंदी में आ गई, आप एक एक डॉक्यूमेंट में 1 घंटा लगा दोगे, एंड क्योंकि आपको उसका मीनिंग रेडीली नहीं पता, यू विल नेवर ट्राई टू फाइंड इट आउट, और आपको बातों का मतलब ही नहीं समझ आएगा। देन यू आर नॉट अ गुड लॉयर इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द कोर्ट। सो हिंदी जानना इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर। नंदिनी, कोई क्वेश्चन? सर इसके अंदर एक और बात बताऊं, जब आप हाई कोर्ट तक जाते हैं तो आपको ट्रांसलेट करना है। हाई कोर्ट से फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जाते तो एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है, पूरी सब चीजों को। तब आपने उर्दू और हिंदी और ये सब नहीं जानेंगे, तो आपको ट्रांसलेशन करने वाले के साथ बैठने से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज थी। और कभी कभी कोई वर्ड नहीं समझना, ऐसे से आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। काम स्लो हो जाता है सर, बड़े सारे तो क्लाइंट के सामने बेइज्जती हो जाती है। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। थैंक यू उज्जवल सर, and Nandini, you have some question to ask? Yes, sir. So thank you so much for the list of words. Very useful, and few of them I didn't know, sir. Others, rest I will be learning. Sir, what I would like to tell you is the local language also is equally important. I do understand Hindi is the most important. English, after that, Hindi must be most important. But I'm from Karnataka. Here, all the local courts we use Kannada also, sir. So these words, they'll be translated in Kannada and we use those words also. No, this is obviously, if you are from South, then you have to know all the local languages, because you're going to get cases not only from Karnataka, you're going to get clients from Mumbai, from Maharashtra, from Tamil Nadu or wherever. So you have to know things, and local languages तो बहुत they're very important. And आप North India में हो तो आपको हिंदी and उर्दू ज़्यादातर जगहों पे चलती है, you will have to know them. That. But in Supreme Court, you use most of the Hindi words only, or even English? How do you use? Supreme Court में मैम मेनली तो इंग्लिश ही चलती है, ज्यादातर इंग्लिश चलती है। सी जो सेशंस तक होता है ना, वो सारा काम लोकल लैंग्वेजेस में होता है। आई कैन ऑल्सो कोट प्रोविजंस फॉर यू, सेक्शन 272 ऑफ CRPC,
it talks about the language of the court. So 272 language बताता है कि local language जो होगी या फिर that language which the person is, जो भी बंदा खड़ा है accused, the person understands, that language will be used. Now when you go to high court, it is article 348 of the constitution. अब high court and supreme court constitutional courts जो है वहां पे English use होती है, वहां पे आपको English ही यूज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट. तो वहां इंग्लिश ही चलती है, सब कुछ कन्वर्ट करके लाना पड़ता है ज्यादातर. बाकी हाँ जो एविडेंस में है वो तो हिंदी में होता ही है, बट द कोर्ट कैन आस्क फॉर ट्रांसलेशंस, ले जाना पड़ता है. Thank you, sir. All right, so I think we are done with everything that we had to, and thank you so much for joining again. We'll continue with the index from Monday. Thank you. Thank Good you, night, sir. everyone. Thank you, sir.